नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी डीएनएस में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 10 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे। तो देखते हैं कि आज इस लेक्चर में हम किन खबरों को शामिल करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम इन 3 खबरों को शामिल करेंगे, जिनमें से इन दोनों खबरों को हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान से जुड़ा जो खबर है इसको हम मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में भी इस प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और इन दोनों को हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। देखते हैं, पहला हमारा खबर है, ये इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 20 पर दिया गया था खबर। और ये क्या बोलता है खबर? तो सबसे पहले इसके संदर्भ को हम समझ लेते हैं कि संदर्भ क्या है इसका। देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यूक्लिड मिशन शुरू किया है और इस यूक्लिड मिशन के तहत संदर्भ क्या है कि यूक्लिड मिशन के तहत जो टेलीस्कोप स्थापित की गई है, यूक्लिड टेलीस्कोप, इसने पहली बार अंतरिक्ष की फोटो भेजी है। इस मिशन के तहत लैग्रेंजियन बिंदु 2 पर जो यूक्लिड टेलीस्कोप स्थापित की गई है उसने पहली बार अंतरिक्ष का फोटो भेजी है। ये इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है। अब इस हेतु हमें क्या पढ़ लेना चाहिए? तो कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो इस न्यूज में शामिल है वो क्या है? एक तो डार्क मैटर है कि डार्क मैटर क्या होता है, दूसरा डार्क एनर्जी क्या है ये, और तीसरा क्या है सामान्य पदार्थ क्या होते हैं। इन 3 अवधारणाओं को हमें समझ लेना चाहिए। आने वाले परीक्षा में संभवतः इनसे संबंधित कथन हमें प्रारंभिक परीक्षा में देखे जा सकते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं इन 3 बिंदुओं को कि ये 3 बिंदु क्या हैं और उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो पहला तो है कि डार्क एनर्जी क्या है। देखिए, डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है। काल्पनिक रूप क्यों है? क्योंकि इसको अभी तक देखा नहीं गया है, इसको अभी तक किसी भी प्रकार से डिटेक्ट नहीं किया जा चुका है, लेकिन इसकी हमेशा संभावनाएं रही हैं। आइंस्टीन ने भी इसको प्रेडिक्ट किया था और अभी भी ये कंफर्म तो है कि हाँ डार्क एनर्जी है, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते, इसलिए इसको काल्पनिक बोल रहे हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है जिसे ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। हमको पता है कि ब्रह्मांड जो हमारा है वो लगातार फैल रहा है। आप एक कंसेप्ट पढ़ते होंगे, रेड शिफ्ट, लाल विस्थापन। उस लाल विस्थापन के माध्यम से हमको पता चलता है, लाल विस्थापन अवधारणा के तहत, कि हमारा ब्रह्मांड लगातार क्या हो रहा है, फैल रहा है। और उस ब्रह्मांड के फैलने के लिए जिम्मेदार एक कारण क्या है, डार्क एनर्जी। तो उसकी व्याख्या करने के लिए इसको प्रस्तावित किया गया है। यह एक प्रतिकारक बल लगाता है। प्रतिकारक बल मतलब ग्रेविटेशन क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, 2 पिंडों को पास पास लाने का प्रयास करता है। लेकिन जो डार्क एनर्जी है ये क्या करता है, प्रतिकारक इसके उल्टा बल लगाता है, इनको दूर दूर ले जाने का प्रयास करता है, और इसलिए इसको क्या बोला गया है, प्रतिकारक बल। तो प्रतिकारक बल लगाता है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। तो इतना आपको दिमाग में रखना है डार्क एनर्जी क्या है। और पूरे ब्रह्मांड में लगभग 68%, पूरे ब्रह्मांड में लगभग 68% ऐसी संभावना जताई जा रही है कि क्या है, डार्क एनर्जी है, डार्क ऊर्जा है। दूसरा है डार्क मैटर। डार्क मैटर इससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा तुल्यता के सिद्धांत से बताया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। लेकिन यहां इस कंसेप्ट को आप ध्यान से देख लीजिए कि डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है। रहस्यमय पदार्थ इसको भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमें दृष्टिगत नहीं हो पाया यह,
हम इसको देख नहीं पाए हैं, न तो प्रकाश के माध्यम से, न ही किसी विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उनके माध्यम से इसको हम संसूचित नहीं कर पाए हैं, डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। जो प्रकाश के उत्सर्जित, अवशोषित या प्रतिबिंबित नहीं करता है, न तो उत्सर्जित करता है प्रकाश को, न तो अवशोषित करता है और न ही प्रतिबिंबित करता है। फिर पता कैसे लगाएंगे? किसी चीज को अगर हमें देखना है तो क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्रकाश उस पर जो पड़ रहा है उसमें से प्रकाश को वो क्या करे, उत्सर्जित करे, तो हमको दिखाई देगा वो, या हमने उस पर प्रकाश डाला वो पूरा प्रकाश अवशोषित करे। लेकिन इसके अंदर ये तीनों ही गुण नहीं है, इसलिए क्या कर रहा है, ये रहस्यमय पदार्थ है, जिससे यह विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा खोजा नहीं जा सकता है। अभी जो मैंने आपको बताया, डार्क मैटर एक आकर्षक शक्ति के रूप में कार्य करता है और लगभग 27% पूरे ब्रह्मांड में यह है। मतलब ये दोनों मिल के लगभग 95% बनाते हैं ब्रह्मांड का। बाकी सारा कुछ जितना भी आप देख रहे हैं, आकाश गंगाएं हैं, जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सारा कुछ मिल के क्या करते हैं, तारे, ये सब मिल के क्या करते हैं, 5% बनाते हैं। 95% तो कौन बनाता है ब्रह्मांड का? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। अब सामान्य मैटर क्या होते हैं, सामान्य पदार्थ क्या होते हैं? तो सामान्य पदार्थ आप एकदम समझ सकते हैं कि ये रहस्यमय नहीं होंगे। सामान्य पदार्थ रहस्यमय नहीं होंगे, जिन्हें हम देख सकते हैं। वो सारे पदार्थ क्या है? नॉर्मल या नॉर्मल मैटर है या सामान्य पदार्थ हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि हम अणु को भी देख पा रहे हैं, परमाणु को देख पा रहे हैं, छोटी चीजें हैं ये। ग्रह को देख सकते हैं हम, तारों को देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? सामान्य पदार्थ है। जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं सब कुछ क्या है? सामान्य पदार्थ, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो बृहद हो। तो ये आपको 3 अवधारणाएं समझ लेनी चाहिए कि डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और सामान्य मैटर क्या है। ये 5% है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है ये क्या है। मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमको बातें ध्यान रखनी है। अभ्यास प्रश्न भी इस पे दिया जाएगा, आप देखिएगा। और पहले 20 से प्रश्न आया हुआ है। पहले प्रश्न आया कहां हुआ है, देख लीजिए। पहले अभी ये मैंने यहां पे प्रश्न लगा दिया है कि यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम, पूरा ये प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। 2020 में पूछा गया था। वाइजर 2, न्यू हॉराइजन्स, लिसा पाथफाइंडर और इवोल्व लिसा, ऐसे करके प्रश्न पूछा था। ये भी ऐसे ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से ही प्रश्न था। अब थोड़ा हम लोग पहले इस टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा समझ लें कि यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप जो है वो क्या है। 1 जुलाई 2023 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित की गई थी और इसको पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन बिंदु पर, और लैग्रेंजियन बिंदु भी कई हैं, उसमें से बिंदु 2 पर स्थापित किया गया है। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि ये लैग्रेंजियन बिंदु क्या होता है। उसको मैं अभी बता रहा हूं, पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो 10 वर्षों तक आकाश गंगाओं की दूरी व गति का अध्ययन, और इससे क्या होगा, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ इसको हम समझ सकते हैं। और भी आकाश गंगाएं और अंतरिक्ष में और आकाश में क्या क्या चीजें हो रही हैं, उन सारी चीजों को हम समझ सकते हैं, 3D में इमेजिंग कर सकते हैं। तो इसलिए इसको स्थापित किया गया है। अब ये लैग्रेंजियन बिंदु क्या होता है इसको समझ लीजिए। लैग्रेंजियन बिंदु भी गुरुत्वाकर्षण से ही संबंधित मुद्दा है। देखिए, 2 पदार्थ जो हैं, ये दोनों ही पदार्थ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। दोनों ही पदार्थ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित। क्यों आकर्षित कर रहे हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के बीच में लग रहा है, और गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति ही क्या होती है, आकर्षण की। केवल यह आकर्षणात्मक बल है, प्रतिकर्षणात्मक बल नहीं है। तो ये दोनों आपस में खींच रहे हैं। तो खींचते समय अगर मान लीजिए कहीं इसका प्रभाव ज्यादा होगा, क्योंकि द्रव्यमान जिसका ज्यादा है उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो अगर इसके बीच में कोई ऐसा संतुलन वाला बिंदु रहे जिसमें दोनों का गुरुत्वीय जो बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वो संतुलन की अवस्था में रहे। अगर इस संतुलन की अवस्था में रहे तो यहां पर अगर हम कोई भी टेलीस्कोप रख दें, कोई भी उपग्रह को ले जाके वहां पे रखें, कुछ ऐसी टेलीस्कोप या कोई भी
ऐसे आकाशीय पदार्थ को जिसको ले जाके वहां पे हम रख के डिटेक्ट कर सके, चीजों को देख सके, अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो वो संतुलन की अवस्था में रहेगा और आसानी से काम कर सकेगा। इसलिए आप देखेंगे आदित्य L1 मिशन भी लैग्रेंजियन बिंदु पर ही स्थापित किया जाएगा। अच्छा, यहां पर ये लैग्रेंजियन बिंदु यही बता रहा है जो मैंने आपको समझाया, इंग्लिश में आपको देखने की जरूरत नहीं है। लैग्रेंजियन बिंदु वह बिंदु है जहां दो पदार्थों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल संतुलनकारी प्रभाव पैदा करता है और ऐसे स्थान पर किसी भी टेलीस्कोप इत्यादि को रखने पर वो संतुलन की अवस्था में बना रहता है। लैग्रेंजियन पॉइंट 2 पर ही क्यों? क्योंकि लैग्रेंजियन पॉइंट 2 जो है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल है, बहुत ज्यादा अनुकूल स्थितियां देता है जिसमें हम किसी टेलीस्कोप को या किसी भी ऐसे मिशन को ले जाके रख के और अन्वेषण कर सके, रिसर्च कर सके। इसलिए लैग्रेंजियन पॉइंट 2 पर इसको रखा गया है। अब यहां एक बात और आपको दिमाग में रख लेना है कि जो लैग्रेंजियन बिंदु है, इससे ये बात आपको फिर से जब भी आदित्य L1 मिशन के बारे में पढ़ेंगे तो सुनने को मिलेगा। अब इस पर अगर इतनी बातें आप समझ गए हो तो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिएगा अपने नॉलेज को और उसके बाद इस प्रश्न को करने का प्रयास करिएगा। ये एक अभ्यास प्रश्न है जो आपको पीपीटी में मिल जाएगा, मैं साइड में हट भी जा रहा हूं। इसको पढ़ के इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा कि ये क्या है। अब हम लोग बात करेंगे, अगला जो न्यूज है ये मेंस के दृष्टिकोण से हम लोग कवर करेंगे, मतलब मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको हम पढ़ेंगे। और इस न्यूज में क्या दिया गया है, तो एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में बात की गई है। और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में क्या बात की गई है, तो एक संस्थान है, हम संदर्भ में आगे आ जाते हैं। पहली बात की कहां सिलेबस में कहां आएगा ये समझ लीजिए कि मुख्य परीक्षा के GS3 में इसका रोल है, इसकी भूमिका है और कई जगहों पर आ सकता है। एक तो हो सकता है संसाधन जुटाना, संसाधनों का आवंटन करना, यहां पर यह बात आ जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा, वित्तीय समावेशन वाले मुद्दे में भी ये जुड़ जाएगा, क्योंकि बैंकों के अलावा जो वित्तीय नॉन मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, इनका भी वित्तीय समावेशन में एक बड़ी भूमिका है। ऋण और संरचना के निर्माण के लिए भी इसकी बहुत भूमिका है और इसलिए वित्तीय समावेशन जैसे मुद्दों में भी जुड़ जाएगा। तो ऐसे कई छोटे छोटे मुद्दों पे जुड़ जाएगा। और IL&FS आगे हम अभी देखेंगे, 2018 में जो क्राइसिस आया था उससे संदर्भित करके हो सकता है कि इस पर डेडिकेटेड मेंस का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इसलिए इसको हम आज इस लेक्चर में शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले संदर्भ करते हैं और संदर्भ में मैं बात करता हूं क्या कि हमारे न्यूज में क्या आया था, जो अखबार हमने पढ़ा, न्यूज पढ़ा, उसमें किन बातों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। देखिए, और ये इंडियन एक्सप्रेस के ही पेज नंबर 12 पे है, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। अब किन बिंदुओं पर उन्होंने फोकस किया है ये हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक रिपोर्ट जारी की गई है, अभी हम आगे देखेंगे कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो जो रिपोर्ट जारी की गई है उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पूंजी की स्थिति में सकारात्मक पक्ष क्या हुआ है एनबीएफसी के साथ। तो एनबीएफसी के साथ सकारात्मक पक्ष यह हुआ है कि पूंजी की स्थिति में सुधार हुआ है, इनकी पूंजी की स्थिति में सुधार हुआ है, इनकी आस्तियों की गुणवत्ता और लाभप्रदता में भी सुधार हुआ है। इनकी जो आस्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं, उनकी गुणवत्ता पहले से बेटर हुई है, अच्छी हुई है, क्योंकि 2018 के बाद इनके साथ कई समस्याएं चल रही थी। और सकारात्मक पक्ष में दूसरा क्या बिंदु है कि जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात, जिसको हम CRAR बोलते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग संक्षिप्त रूप से इसको पढ़ लेंगे बेसल नॉर्म्स से या बेसल कन्वेंशन से। इस बात कन्वेंशन नहीं बोल सकते हम, यहाँ पे बेसल नॉर्म्स ही बोलेंगे कि बेसल मानक जो है उस मानकों से ये बात लिया गया है। इस पर कभी हम लोग और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि आज ये मुद्दा हमारा नहीं है। तो जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात ये बता रहे हैं कि भारत में इनके लिए CRAR कितना होना चाहिए, मतलब जोखिम भारित आस्तियां इनके लिए कितना होनी चाहिए, जोखिम
भारित आस्तियां जो होनी चाहिए, कितना होना चाहिए भारत में 15%। वैसे जो बासेल मानक तो बोलता है कि इनके लिए कितना 12%, लेकिन भारत में कितना है 15%। तो अभी कितना हो गया है 2019-20 में 22.9% था, मतलब बेहतर था इससे। और 2023 में कितना हो गया है 27.6%, मतलब इस जगह पर सकारात्मक पक्ष दिखाई दे रहा है। और सकल तथा निवल गैर निष्पादक परिसंपत्तियों में भी क्या हुई है, कमी हुई है। अभी आगे हम देखेंगे कि एनपीए क्या होते हैं, गैर निष्पादक परिसंपत्ति क्या होते हैं, उनमें कमी हुई है। और ये सकल और निवल दोनों क्या होते हैं, ये भी आगे समझेंगे। पहले तो हम संदर्भ समझ लेते हैं कि हमारे न्यूज में किन किन बातों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। नकारात्मक पक्ष क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में, तो नकारात्मक पक्ष बताया गया है कि बैंकों से अधिक मात्रा में वित्त की प्राप्ति कर रहे हैं। मतलब जो एनबीएफसी है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, ये क्या कर रही हैं, बैंकों से वित्त ज्यादा ले रही हैं। और बैंकों से जब वित्त ले रही हैं, कभी ये चूक होता है, डिफॉल्ट होता है इनमें, तो फिर बैंकिंग सिस्टम भी पूरा क्या हो जाएगा, चरमरा जाएगा। तो ये एक जोखिम है। और दूसरा जोखिम ये है, वही बता रहे हैं कि वर्ष 2018 में जो IL&FS इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एनबीएफसी थी, इसके डिफॉल्ट होने से पूरी अर्थव्यवस्था पे खतरा मंडरा रहा था। वैसा ही स्थिति उत्पन्न हो सकता है अगर हम इस जो समस्या है, इस समस्या को अभी से निगरानी इस पर न रखें तो ये तो इस पूरे न्यूज का संदर्भ है पूरे। अब हम इसको अपने परीक्षा के अनुरूप पढ़ने का प्रयास करते हैं कि हमको ये बात पूरी समझ में आ जाए। तो इन संदर्भ को अब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां क्या हैं। देखिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां क्या हैं, अगर हम देखें तो सबसे पहले ये ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाते हैं। क्या क्या विशेषताएं इसमें पाया जाता है, तो एक तो है कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होते हैं। बैंकों की तरह ये आरबीआई से लाइसेंस नहीं पाते हैं, बल्कि ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। और कंपनी अधिनियम 1956 में संशोधन भी हो चुका है। कब, वर्ष 2013 में संशोधन हुआ था। अब बात करते हैं कि इनका मुख्य कारोबार क्या रहता है, उधार देना। अब प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पर हम ज्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि फिर लंबा लेक्चर हो जाता है। अब देखिए, अगर मुख्य कारोबार इनका क्या है, उधार देना, मतलब ये मुख्य रूप से उधार देती हैं। इसके अलावा ये जमा स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन जमा कौन सा स्वीकार कर सकती है, देखिए जमा ये केवल कुछ इसमें से क्या करती हैं, तो जो सावधि जमा होता है इसको स्वीकार कर सकती हैं। सावधि जमा स्वीकार कर सकती हैं। सारी वित्तीय संस्थाएं, गैर वित्तीय संस्थाएं नहीं, सारी एनबीएफसी नहीं, कुछ। और जो सावधि जमा स्वीकार करती हैं उनका नाम क्या हो जाता है, एनबीएफसी-डी बोलते हैं, क्योंकि वो डिपॉजिट स्वीकार करती हैं सावधि, मतलब फिक्स डिपॉजिट वाली। अगर नॉर्मल हम जाके उसमें पैसा डिपॉजिट करें, ये इनके लिए शर्त नहीं है, ये ऐसा काम नहीं कर सकती हैं। अगला, ये विभिन्न प्रकार के शेयर, स्टॉक जैसे बॉन्ड, डिवेंचर, प्रतिभूति इत्यादि में क्या करती हैं, निवेश करती हैं। तो ये इनका मुख्य काम है। और भी कई विशेषताएं हैं जिन पर अभी हम आज के लेक्चर में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इनकी समस्याओं, क्या समस्या चल रही है और किस तरीके से उसको हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, इन बातों पर आज विशेष तौर से जोर देना है। अब बात आती है कि बैंक से ये किस प्रकार अलग है। तो बैंकों से इनके अलगाव को समझने के लिए इस टेबल को देख सकते हैं आप। अभी मैं बताया कि ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं कौन, बैंक। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि बैंक की परिभाषा तो 1934 में है, आरबीआई अधिनियम 1934 में, सही है। बैंकों की परिभाषा अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, ये सब वही है, लेकिन इनका पंजीकृत जो रजिस्ट्रेशन होता है इस अधिनियम के तहत होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ये बैंक है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कैसे अलग है, तो कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा पंजीकृत होती हैं। अभी बताया मैं आपको। इनका विनियमन कौन करता है, आरबीआई करता है। बैंकों का विनियमन फिक्स है, कौन करेगा, आरबीआई। लेकिन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो हैं
इनका विनियमन अलग अलग कई संस्थाएं करती हैं। ये भी एक चुनौती है, अभी हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। जैसे बीमा कंपनी अगर है कोई, एनबीएफसी कोई बीमा कंपनी है तो उसको IRDAI करती है। अगर मर्चेंट बैंक है तो उसका सेबी करती है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी है तो RBI और वहां के स्टेट राज्य करते हैं, जिस राज्य से वो जुड़ी है। तो इस तरीके से अलग अलग संस्थाएं इसका विनियमन करती हैं, रेगुलेशन करती हैं। ये जनता से जमा स्वीकार कर सकते हैं, मांग और सावधि दोनों, और ये जमा नहीं ले सकते हैं। केवल कुछ एनबीएफसी सावधि जमा ले सकते हैं, अभी बताया आपको। CRR आप बैंकिंग जब पढ़ेंगे तो पढ़ते होंगे, CRR जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, SLR और PSL, ये तीनों ही इन पर बैंकों पर लागू होता है। लेकिन इन पर केवल सांविधिक तरलता अनुपात SLR केवल जमा स्वीकारक एनबीएफसी पर ही क्या होता है, लागू होता है। अच्छा, CRR इन पर नहीं लागू होता है, PSL लागू होता है। आगे देखिए, शुरुआत के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। इसमें कम राशि के साथ भी शुरुआत की जा सकती है। एग्जैक्ट इनका मात्रा भी है कि कितना राशि होना चाहिए, वो हमको आज के लेक्चर में जरूरत नहीं है उसकी। ये CRAR अभी बताया कि कैपिटल टू रिस्क एसेट वेटेड रेशियो। तो CRAR जोखिम भारित आस्तियां वाला जो बेसल नॉर्म्स है, इस पर भी लागू होता है, इस पर भी लागू होता है। इनमें जमा राशि बीमा द्वारा सुरक्षित होती है। बैंक में जो होते हैं, आपको पता है कि पहले बैंक में जो पैसा हम रखते हैं वो 1 लाख रुपए तक पहले बीमित होती है, बीमा द्वारा क्या होती थी, सुरक्षित होती थी। अब कितना हो गई है, वो 5 लाख कर दिया गया है बदल के। 5 लाख तक जो जमा राशि है वो बीमा द्वारा सुरक्षित है। लेकिन इनमें जो भी पैसा रखा जाता है, अगर सावधि जमा में रखा जा रहा है तो वो बीमा द्वारा सुरक्षित नहीं है। तो ये कुछ अंतर है जिससे कि आप एनबीएफसी और बैंक को अलगाव कर सकें। और बाकी और भी बहुत कुछ चीजें हैं कि ये भुगतान और सेटलमेंट के भाग ये नहीं होते हैं, ये भाग होते हैं, वो आज का मुद्दा नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं कि इनके बारे में। सबसे पहले और आगे हम चले उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये गैर निष्पादन परिसंपत्ति क्या होती है, क्योंकि गैर निष्पादन परिसंपत्ति आएगा, इसकी बात बार बार आएगी और अभी पीछे आ भी गई। तो गैर निष्पादन परिसंपत्ति क्या है, देखिए कोई भी, जैसे एनबीएफसी या बैंकिंग, बैंक से समझें, आपको आसानी से समझ में आएगा कि जो बैंक है ये क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। सॉरी, यहां से लोग क्या करते हैं, इसमें जमा करते हैं। सॉरी, ये क्या करते हैं, बैंक लोग यहां पे जमा करते हैं। और ये जमा इनके पास दोनों प्रकार का हो सकता है। इनके पास, बैंक के पास सावधि और मांग दोनों, इनके पास अगर होगा, एनबीएफसी के तो कुछ के पास होगा और केवल सावधि होगा। तो इधर से जमा इनको मिलता है, यहां से ऋण देते हैं, ऋण दे रहे हैं। इस यहां पर इनका परसेंटेज मान लीजिए 4% जमा वालों को दे रहे हैं, यहाँ 6% या 12% पे किसी को दे रहे हैं। तो जो गैप यहाँ पे आ रहा है 8%, इससे इनका क्या होता है, काम चलता है। अब जो ये ऋण दे रहे हैं, ये ऋण अगर इनके पास आएगा तब तो बोलेंगे कि इनकी आस्तियां, इसी को हम बोलते हैं, जो ऋण यहां दिया जा रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं आस्तियां। ध्यान रखिए, 2 शब्द अपने को दिमाग में रखना है, आस्तियां या परिसंपत्ति, और इसको हम क्या बोलते हैं, देयता। जो जमा किया गया है, क्योंकि ये वाला पैसा क्या होता है, देना रहता है, इनको लौटाना है, इसलिए ये क्या है, देयता है, लाइबिलिटी है। और ये वाला क्या है, इनकी परिसंपत्ति है या फिर आस्ति है, क्योंकि मूलधन भी मिलेगा और उसके साथ साथ ब्याज भी मिलेगा, तो वो कमा के देगा, इसलिए इसकी क्या है, आस्तियां है या फिर परिसंपत्ति है। अब देखिए, यही जो ऋण इन्होंने दिया है, ये ऋण का मूलधन और ब्याज, इस ऋण का मूलधन और ब्याज की किस्त भुगतान नहीं हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैर निष्पादन परिसंपत्ति। लेकिन केवल इतना हम बोलेंगे, निश्चित समय अवधि। देखिए, तो निश्चित समय अवधि केवल बोलेंगे तो बात सही नहीं है, उस समय अवधि को फिक्स करना पड़ेगा, कौन कितनी। तो हमने 2004 में इस चीज को अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में बनाने के लिए कितना कर दिया था, 90 दिन, कि अगर कोई ऋण दिया गया है और उस ऋण का ब्याज और मूलधन, ब्याज और मूलधन दोनों ही अगर 90 दिनों तक वापस नहीं हो रहा है, मूलधन पूरा नहीं, मतलब कि जो ब्याज की, यहां पे मूलधन की किस्त बोल सकते हैं हम, किस्त जो बनवाते हैं,
किस्त और ब्याज 90 दिनों तक अगर नहीं आ रहा है तो उस संपत्ति को, एनबीएफसी के संपत्ति को या बैंक की परिसंपत्ति या आस्ति बोल सकते हैं, हम क्या बोल देते हैं कि वो गैर निष्पादित परिसंपत्ति हो गई है। और अगर वो गैर निष्पादित परिसंपत्ति क्या हो जाए, 90 दिन से 1 साल तक रहे ऐसे ही एनपीए, तो उसको हम बोलते हैं कि वो सब स्टैंडर्ड परिसंपत्ति होती है। मतलब और ज्यादा चांसेस हो गए कि अब वो पैसा नहीं मिलेगा। संदिग्ध परिसंपत्ति, डाउटफुल एसेट बोलते हैं। इस वर्ग में ऐसी संपत्तियों को रखा जाता है जो 12 महीने से अधिक एनपीए रही हो। मतलब एनपीए का जो हमने रूल बताया कि ये 90 दिन तक नहीं आएगा तो एनपीए, अगर वो एनपीए बना रहे कितने दिनों तक, 1 साल तक, 90 दिन से 1 साल तक, तो हम उसको बोलेंगे कि सब स्टैंडर्ड परिसंपत्ति है। और अगर वो एनपीए 12 महीने तक बना है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो संदिग्ध परिसंपत्ति है। अब बात आती है हानि की संभावना वाली परिसंपत्ति। इसके बाद क्या होता है कि बैंक प्रोविजन करते हैं, अपनी आंतरिक और बाहरी अंकेक्षक, केंद्रीय बैंक पर्यवेक्षक जो भी होते हैं, वो अपनी हानि संपत्तियों के रूप में घोषित करते हैं पहचान करके, तो उसको हम बोलते हैं कि ये परिसंपत्ति लॉस हो गई है, न इसका मूलधन मिलना है और न ही इसका ब्याज मिलना है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि गैर निष्पादित परिसंपत्ति क्या है। सॉरी, इसमें एक बात आपको दिमाग में रखना है कि ये अपलिखित क्या है, जिसको हम रिटर्न ऑफ बोलते हैं, रिटर्न ऑफ। तो रिटर्न ऑफ क्या है समझिए। रिटर्न ऑफ का मतलब है कि अपलिखित करने का आशय यह है कि बैंक द्वारा उस ऋण को बढ़ते खाते में डाल दिया गया है। मतलब ये मान लिया गया है कि कर्जदार, जो कर्जदार है वो ऋण चुकाने की संभावना उसके 9 के बराबर है उसके द्वारा, तो इसको बैलेंस शीट जो होता है बैंक का, उस बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि अपलिखित का मतलब कर्ज माफी से नहीं है, दोनों में अलगाव है। क्योंकि लिखित, अपलिखित जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं, बैंकों द्वारा बस अपने बैलेंस शीट से हटा दिए जाते हैं, और अगर प्रयास हो सकता है तो प्रयास करते रहते हैं कि फिर से उस पैसे को कहीं से लाया जाए। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब यहां पे एक और बात था कि सकल एनपीए क्या है, सकल एनपीए। अब एनपीए आप समझ गए हैं, और दूसरा है निवल। तो समझ लीजिए कि जो एनपीए होता है, जैसे मान लीजिए कि मूलधन दिया गया है, जितना ऋण दिया है वो मूलधन और प्लस इसमें ब्याज भी तो रहता है ना, बैंक को ये रहता है कि मुझे इतना ब्याज भी मिलेगा, तो मूलधन और ब्याज सबको मिला के हम क्या बोलते हैं कि सकल एनपीए। लेकिन निवल में क्या हो जाएगा, बैंक ब्याज को हटा दें, कि ब्याज जो मिलना था उसको हटा दें, या कुछ ब्याज की मात्रा वो उनके हिसाब से ही वो करते हैं। तो ब्याज की मात्रा अगर उसमें से मान लीजिए हटा दिया जाता है तो जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, निवल एनपीए। तो ये शब्द इसमें आया है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो एनबीएफसी के साथ वर्तमान में क्या समस्या है। तो सबसे पहली बात है कि भुगतान देयता में चूक। भुगतान देयता में चूक कैसे हो रहा है, तो बैंक ऋण जो ले रहे हैं वो सही समय पर नहीं दे पा रहे हैं। मतलब बैंकों से जो ऋण ले रहे हैं ये उसको सही तरीके से चुका नहीं पा रहे हैं समय पर। वाणिज्यिक प्रपत्र के माध्यम से जो ऋण ले रहे हैं वो भी नहीं चुका पा रहे हैं। अंतर कॉर्पोरेट जमा जो है उसको भी सही तरीके से चुका नहीं पा रहे हैं। तो भुगतान देयता में इनसे चूक हो रही है, डिफॉल्ट हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि चूक के कारण अगर इन डिफॉल्ट हो जा रहा है, एक एनबीएफसी का या कई एनबीएफसी का चूक हो जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, इनके द्वारा जो भी ऋण लेने के लिए उपकरण प्रपत्र जारी किए जाते हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या कर दी जाती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा कम की जाती है, जिसके कारण इनको साख मिलना मुश्किल हो जाता है, या इनको पैसे मिलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। धन उगाही इनके लिए मुश्किल हो जाती है। अधिकतम ऋण इन्होंने किससे लिया है, बैंकों से लिया है, म्यूचुअल फंड इत्यादि से लिया है। और अगर ये डिफॉल्ट मान लीजिए हो जाते हैं तो इससे क्या होगा, बैंकिंग व्यवस्था और ये म्यूचुअल फंड जैसी व्यवस्थाएं जो है क्या हो जाती हैं, पूरी तरीके से चरमरा जाती हैं, और संक्रमण प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। एक के चूक होने से संक्रमण प्रभाव उत्पन्न होता है और अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से स्लो डाउन की तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ने लगती है। तो ये अधिकतम ऋण बैंक और म्यूचुअल फंड से लिए हैं, ये इनकी समस्या है, क्योंकि इनको एक ही जगह से ऋण अगर ज्यादा ले रहे हैं, एक ही जगह से ये पैसा लेकर, आस्ती लेकर और आगे किसी को कहीं निवेश कर रहे हैं, तो ये नुकसानदेह है। धन की उगाही इनको विभिन्न स्रोतों से करनी चाहिए। अब हम थोड़ी और आगे बात करें इसमें, तो देखिए
कि एनबीएफसी को संकट में डालने हेतु जिम्मेदार कारक क्या है? क्या ऐसे कारक हैं जो इसको संकट में डालते हैं? तो पहला है कि परिसंपत्तियों और देयता में अंतर। कैसे? तो ये धन उगाही जो करते हैं अपने प्रपत्रों के माध्यम से, वो अल्प अवधि के लिए अक्सर रहते हैं, अल्पावधि के लिए रहते हैं। और जहां ये निवेश करते हैं अपने पैसे को, जहां निवेश करते हैं अपने पैसे को, वो अवसंरचनाओं में मान लीजिए किसी निवेश कर दिए 10-15 साल के लिए है वो, तो ये तो एक समय के बाद क्या करेंगे, पैसा मांगने आ जाएंगे इनके पास। और जब ये पैसा मांगने आएंगे तो ये निवेश वाले से तो अभी इनके पास पैसा आया नहीं है, तो उस समय क्या हो रहा है, इनकी परिसंपत्ति और देयता दोनों में मिसमैच हो जा रहा है, अंतर हो जा रहा है। इसलिए मैं आपको पहले आस्तियां और देयता दोनों समझा दिया। दूसरी बात क्या है कि ब्याज दरों में वृद्धि। आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है, और जब भी ब्याज दरों में वृद्धि होगी तो उस समय इनकी धन उगाही क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। धन उगाही इनकी क्या हो जाएगी, महंगी। और धन उगाही जब महंगी हो जाएगी तो उस समय जो अवसंरचनाओं में निवेश कर रहे हैं वहां से जो ऋण मिलेगा उनके बीच में क्या होता है, अंतर कम हो जाता है, तो लाभप्रदता इनकी कम होने लगती है। अगली बात क्या है कि इनकी जटिल संरचना है। जटिल संरचना का मतलब क्या कि एक ही जो एनबीएफसी है कई प्रकार के काम कर रही है, कई इसके सहायक कंपनियां हैं, कई इसके सहायक कंपनियां हैं। जैसे IL&FS अभी जो पीछे हमने देखा, उसके उस समय पर 27 और 127 प्रत्यक्ष थी और 159 या 54 के आसपास क्या थी, अप्रत्यक्ष सहायक कंपनियां थी। तो वो सब जटिल संरचना है जिसके कारण खातों का उनका ऑडिट करना मुश्किल होता है और उनको कुशलतापूर्वक विनियमन करना भी उनका क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ये एक समस्या है। आगे हम देखेंगे कि इसको ठीक करना चाहिए। आगे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी। अब मान लीजिए निवेश कर दिए हैं किसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में जो 10 से 15 साल में क्या होगा, बनने वाला है। अब निवेश कर दिए हैं, कई बार इसी में क्या हो जाएगा कि भूमि अधिग्रहण, उस जिस प्रोजेक्ट में उन्होंने निवेश किया है उसका भूमि अधिग्रहण करने में देरी हो गई। भारत में आपको पता है कि भूमि क्या है, राज्य सूची का मुद्दा है और इसलिए इसमें देरी हो गई। कई बार पर्यावरण से संबंधित कुछ क्लियरेंस लेना है, उसलिए अगर लेट हो गया तो यहां से इनको पैसा आएगा नहीं, और इधर जो इनकी देयता है वो तो वैसे बनी रहेगी, एक समय के बाद मांगने आएंगे, वहां भी समस्या होगी। दुष्चक्र का प्रभाव। जब मान लीजिए कि एक कोई कंपनी एनबीएफसी फेल हो रही है तो बाकी एनबीएफसी जो रहेंगी उनकी भी रेटिंग क्या कर दी जाएगी, रेटिंग कम कर दी जाएगी। और जब रेटिंग कम कर दी जाएगी तो अभी पीछे हमने देखा कि उनके उपकरण जो भी धन उगाही के लिए हैं वो उतने इफिशियंसी मतलब दक्षता से काम नहीं करेंगे और फिर समस्या उत्पन्न होगी। तो ये प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो संकट में डालते हैं इसको। अगला कि एनबीएफसी संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो एनबीएफसी संकट अगर होता है, पहली बात कि एनबीएफसी अभी ठीक स्थिति में है, हमने देखा रिपोर्ट में, और अगर ये समस्या उत्पन्न होती है तो क्या होगा, क्योंकि उन्होंने एक नकारात्मक पक्ष ये दिखाया है रिपोर्ट में अपने, क्या दिखाया है कि नकारात्मक पक्ष में कि बैंकों से ही ज्यादा धन की उगाही हो रही है। तो बैंकिंग क्षेत्र में क्या हो जाएगा, एनपीए में वृद्धि होगा। अगर संकट इस पर आएगा एनबीएफसी पर तो एनपीए में वृद्धि होगी, क्योंकि बैंकों से ही तो ऋण लिए हैं ये, तो बैंकों का एनपीए और बढ़ जाएगा, बैंकों का एनपीए बढ़ जाएगा। उच्च प्रोविजनिंग फिर की जाएगी आरबीआई के द्वारा, तो साख निर्माण में इनकी कमी होगी फिर, और इस तरीके से स्लो डाउन हो जाएगा। उसके बाद अवसंरचना वित्तीय जो है, अवसंरचना के लिए वित्तीय कराते हैं, अवसंरचना के लिए वित्त उपलब्ध कराते हैं, वो वित्त मिलना बंद हो जाएगा तो अवसंरचनाएं सही तरीके से नहीं निर्मित हो पाएंगी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र को ये काफी मात्रा में ऋण उपलब्ध कराते हैं, वहां समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऋण बाजार जो है वहां पे अन्य कंपनियों के लिए भी ऋण जुटाना क्या हो जाएगा, मुश्किल, क्योंकि इनके द्वारा ऋण दिया जाता है। म्यूचुअल फंड इत्यादि जो लोगों से ये ऋण लिए हुए हैं, जिनसे ये धन उगाही किए हुए हैं, उनके निवेशक क्या करेंगे, आके अपना पैसा मांगने लगेंगे, और अपना पैसा मांगने का जब दबाव ये उत्पन्न करेंगे तो फिर ये उनसे फंड मांगेंगे, वहां पे और चूक इनसे होगी फिर, और इस तरीके से मोचन प्रभाव होगा और पूरी तरीके से जो अर्थव्यवस्था है वो स्लो डाउन में आ जाएगी। अब बात आती है कि एनबीएफसी
के लिए निवारक उपाय हमें क्या करने चाहिए? तो निवारक उपाय में सबसे पहले तो क्या, एकीकृत विनियमन की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी हमने देखा कि अलग अलग एनबीएफसी को अलग अलग संस्थाएं विनियमित कर रही हैं, उनको एकीकृत विनियमन की जरूरत है। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग 2012 में बोला था कि डेटा एकत्र करना है, प्रणालीगत जोखिम इत्यादि की निगरानी के लिए एक क्या होना चाहिए, वित्तीय डेटा एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना करनी चाहिए, जो अभी नहीं हुआ है। क्रेडिट रेटिंग को मजबूत करना है कि क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसियां हैं वो सही तरीके से काम करती रहे, कि ऐसी संकट आने से पहले ही सरकार को पता चल जाए या विनियमन करने वाली संस्थाओं को पता चल जाए, जिससे कि वो इसके लिए निवारक उपाय लागू कर सकें। और अगला क्या है कि परिसंपत्ति देयता में अंतर जो इसका है, इस अंतर का प्रबंधन करना चाहिए, जिससे कि परिसंपत्ति और इनके देयता में अंतर न हो। तो ये इसके निवारक उपाय हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह आती है कि आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये रिपोर्ट जारी कौन किया है। डेफिनेटली न्यूज आप पढ़े ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि इस खबर को, इसके लिए मैं संदर्भ जो लिखा था वहीं पर दिखाया गया है कि आरबीआई द्वारा एक संस्थान का गठन किया गया था, और उस संस्थान का नाम क्या है, न्यूज में ही देख लेते हैं। उस संस्थान का नाम देखिए क्या है, CFRAL, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका नाम है सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। सेंटर फॉर फाइनेंशियल रिसर्च एंड एडवांस लर्निंग। तो ये संस्थान ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, और ये पहला रिपोर्ट है इसका, 2011 में इसको स्थापित किया गया था। अब हम लोग आज के अगले न्यूज पर चलते हैं, जो प्रीलिम्स के ही दृष्टिकोण से लिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 18 पे है, और ये न्यूज क्या है कि जापान के तट पर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण एक द्वीप का उद्गार हुआ है, एक द्वीप का निर्माण हुआ है। तो हम देखते हैं कि क्या संदर्भ है। देखिए, पहले तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं इस प्रश्न को 2018 में पूछा गया है। उसके बाद क्या संदर्भ है ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले कि जापान के दक्षिण तट पर ज्वालामुखी अभिक्रिया या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण नए द्वीप का उद्भव हुआ है, लेकिन यह अस्थायी द्वीप है। ध्यान रखिएगा कि ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत दिनों तक ये नहीं रहेगा, फिर से क्या हो जाएगा, डूब ही जाएगा, और स्थायी तौर का है ये। कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं यहां हमको समझनी चाहिए, जो आप एक बार रिवाइज भी करिएगा अपने नोट से, कि समुद्र तल से द्वीपों का उद्भव एवं विकास कैसे होता है। ये जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि जब महासागरीय जो प्लेटें हैं आपस में टकराती हैं, तो उस समय जो लंबी महासागरीय प्लेट है वो क्या होती है, नीचे जाती है, और उसके नीचे जाने से वो पिघलकर फिर क्या होता है, ज्वालामुखी के रूप में विस्फोट होता है। तो ये आप अपने स्टैटिक पोर्शन का जो नोट्स है उससे कवर कर लीजिएगा। यहां वही बात दिखाया गया है। देखिए, ओशनिक क्रस्ट, एक के यहाँ पे समुद्री प्लेट है, यहाँ पे एक समुद्री है, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं। तो एक देखिए नीचे जा रही है, और यहां से ये फिर दबाव के कारण मैग्मा यहां से निकलेगा, राख, और इस तरीके से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। कुछ लोकेशन यहाँ पे मैंने लगा दिया है, और इसी पे प्रश्न अभ्यास के लिए बनाया गया है, तो इसको सही से देखकर आप जो अभ्यास प्रश्न दिया गया है उसको कर सकते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से द्वीपों का निर्माण इस ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है कि यहां पर मैग्मा लावा जो भी है क्या हो जाएगा, मैग्मा नीचे रहेगा, तो हम बोलेंगे मैग्मा गर्म होकर क्या होता है, जब यहां से दबाव पड़ेगा, हलचल होगा, तो यहां निकलता है। उसके बाद दूसरे में क्या होता है, ज्यादा जब ये डिपोजिट ऐसे होगा तो यहां पर ये इस तरीके का शेप बन जाएगा, और उसके बाद फिर उसके अलावा जब और ज्यादा इस पर दबाव पड़ेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, यही लावा और राख के रूप में ऊपर निकलने लगते हैं। और इस प्रकार से ज्वालामुखी
के माध्यम से द्वीपों का निर्माण होता है। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये अभ्यास प्रश्न है, इस अभ्यास प्रश्न को आप करने का प्रयास करिएगा। इसकी व्याख्या भी आपको पीपीटी में जो पीडीएफ दिया जाएगा लेक्चर के लिंक में, उसमें मिल जाएगी। आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।